हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री का क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। धातु और अधातु में हमने इससे पहले 4 क्लास ले ली है। आज आपकी ये 5वीं क्लास है। इस क्लास में अब तक जो मैंने आपको टॉपिक समझाए हैं उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ। जैसे आपका पहला टॉपिक है धातु और अधातु के गुणों की तुलना। जो धातु है और अधातु है उनके गुणों की तुलना करेंगे कि दोनों के गुण किस किस तरह से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले देखिए भौतिक अवस्था। पहला गुण है आपका भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में हम देखेंगे सबसे पहले धातु। हम धातु के बारे में बात करें तो अधिकांश जो धातु होंगी, अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अधिकांश धातु किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाएगी। केवल कुछ धातु है जैसे सीजियम, फ्रांसियम और गैलियम और मरकरी, ये किस अवस्था में पाई जाएंगी? द्रव्य में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो धातु है अधिकांशतः वो ठोस अवस्था में पाई जाएगी। कुछ ही धातु होगी जैसे सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, गैलियम हो गया और मरकरी, ये ही द्रव अवस्था में पाई जाएगी। इसके विपरीत अगर आप अधातु देखें तो अधातु तीनों अवस्था में पाया जाएगा। ठोस, द्रव और गैस के तीनों रूप में पाया जाएगा। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब आप समझते हो, जिसके आप आर पार देख सकते हो। तो जो धातुएं होती हैं वो अपारदर्शी होती हैं। अगर आप लोहा ले, क्या लोहे के आर पार आप देख सकते हैं? आंसर है हम लोहे के आर पार नहीं देख सकते। तो लोहा जो होता है वो अपारदर्शी या ओपेक होता है। जबकि आप देखेंगे अधातुएं जैसे सल्फर वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, वो पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभाषक तीनों में से कुछ भी हो सकती हैं। तीसरा गुण विद्युत एवं ऊष्मा चालकता। अब इनकी हम चालकता देखेंगे। सभी धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। तो ये आपको याद रखना है, जितनी धातुएं हैं विद्युत की क्या होती है? सुचालक। जैसे आपने सुना होगा Ag यानी कि सिल्वर जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है और कॉपर ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, तो ये दोनों सिल्वर और कॉपर भी धातुएं हैं। जबकि आप देखेंगे ग्रेफाइट को छोड़कर लगभग सभी अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। सारी की सारी अधातुएं विद्युत की कुचालक होंगी और सारी धातुएं विद्युत की सुचालक होगी। मतलब आप इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह कर सकते हो। केवल एक ऐसा है जिसका नाम है ग्रेफाइट। कार्बन का एक अपर रूप होता है जिसको बोलते हैं हम ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन के दो अपर रूप आपको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप और एक अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप में आता है आपका क्या? ग्रेफाइट। इसमें आता है आपका ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन, ये आपका क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। और अक्रिस्टलीय में लैंप ब्लैक वगैरह, ये आपके साई वगैरह, ये सब आपके अक्रिस्टलीय में आएंगे। चौथा, तन्यता। जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब तन्य होती है। तन्य का मतलब क्या होता है कि उनको तार के रूप में आप खींच सकते हैं। धातुओं को अगर आप खींचे तो वो तार के रूप में खींच जाएंगी। जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती। अगर आप उसको खींचना चाहोगे, अगर आप ऑक्सीजन ले या आप कार्बन ले उसको खींचना चाहें तो वो टूट जाएंगे। तो धातुओं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाएगा। पांचवा गुणों की तुलना है आघात वर्ध्यता, जिसको आप मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो जो अधातुएं होती हैं वो आघात वर्धनीय होती हैं। मतलब आप इसको हथौड़ों से पीट सकते हो और पीटने के बाद इनके जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी और ये बारीक शेप में आ जाती हैं। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं और आघात वर्धनीय होती हैं। तन्यता का मतलब है उन्हें तार के रूप में आप खींच सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोना चांदी है इसीलिए वो यूज किया जाता है। बहुत बारीक बारीक आपने देखा होगा ईयररिंग बना सकते हो आप उससे, बहुत बारीक चैन बना सकते हो। तो किस कारण? उसके कारण, तन्यता के कारण। और जो अधातुएं होती हैं वो आघात वर्धनीय नहीं होती। अगर आप उसको हथौड़े से पीटेंगे तो वो टूट जाती है। भंगुरता, ब्रिटलनेस। धातुएं भंगुर नहीं होती। मैं भंगुर का आपको मतलब बताया था कि अगर आप उसे हथौड़े से पीटने लगे तो वो टुकड़ों में टूट जाती है, इसको बोलते हैं भंगुर। क्या धातुएं ऐसे टूटती हैं? नहीं।
अधातुएं भंगुर होती हैं, अर्थात हथौड़े से पीटने पर वे छोटे छोटे कणों में टूट जाएगी। मतलब अगर आप अधातुओं को हथौड़े से पीटे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, जबकि धातुओं के साथ ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है धात्विक चमक। तो आप देखेंगे जितने भी धातु हैं उन धातु के अंदर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाएगी जिसे धात्विक चमक बोलते हैं। आपने सोना देखा है, सोने के अंदर कितनी चमक दिखाई देगी। वहीं आप ऑक्सीजन देखो, कार्बन देखो, इनके अंदर कोई चमक दिखाई देगी नहीं। केवल दो अधातु हैं, ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन में ही चमक दिखाई देगी आपको, बाकी किसी में भी कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती। तो 7वां अंतर आपका ये हुआ। 8वां अंतर है धात्विक ध्वनि। जब आप इनको किसी चीज से पीटोगे, आपस में टकराओगे धातु से, तो इसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी, जबकि अधातुओं में ऐसी ध्वनि कोई प्राप्त नहीं होती। इसलिए देखा होगा आपने, जो स्कूल का घंटा होता है, जब वो घंटा बजाया जाता है तो उसमें से आवाज क्लासों में दूर तक सुनाई देती है कि लंच हो गया, छुट्टी हो गई या घंटा लग गया। तो इसका कारण क्या होता है कि उसके अंदर होती है धातु। वो किसका बना होता है? धातु का। जब आप धातु को पीटोगे तो धातु के अंदर एक आवाज आएगी, एक ध्वनि उत्पन्न होगी। उस आवाज या ध्वनि को हम धात्विक ध्वनि बोलते हैं, मेटेलिक साउंड बोलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 9, धन विद्युतीय तथा ऋण विद्युतीय गुण। अब मैंने आपको कल बताया था कि जितनी भी धातुएं होती है, जैसे सोडियम है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी और प्लस आयन बनाएगी, और जितनी अधातु हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी और ऋणायन बनाएगी। तो यही यहाँ पर बताना चाह रहा है कि धातुएं धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। धातुएं धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं तथा धन विद्युतीय तत्व कहलाती है, जबकि अधातुएं ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है और ऋण विद्युतीय तत्व कहलाती है। तो धनायन या जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, और अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। नेक्स्ट 10, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप धातुएं कैथोड पर प्राप्त होती है। कल मैंने आपको दिखाया था कि जो धातु थी वो किस पर प्राप्त हो रही थी? कैथोड पर। और वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप अधातुएं एनोड पर प्राप्त होती है। तो जो धातु है वो किस पर प्राप्त होगी? कैथोड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पर, और जो अधातुएं हैं वो नेगेटिव टर्मिनल मीन्स एनोड पर प्राप्त होगी। नेक्स्ट ऑक्साइडों की प्रकृति। ये भी मैं आपको बता चुका कि जो धातु है उसके ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, और अधातु है उसके ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अर्थात जल के साथ क्षार बनाते हैं। ये जल के साथ क्या बनाएंगे? क्षार। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑक्साइड होते हैं धातुएं के, वो कौन से लिटमस पेपर को कौन से में बदल देते हैं? तो जो धातुएं के ऑक्साइड है वो क्षारीय होते हैं। अब क्षार क्या काम करते हैं? लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, और जो धातु के ऑक्साइड वो अम्लीय होते हैं, वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये टॉपिक है आपका धातु और अधातु के गुण। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मैंने आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ाई थी। सक्रियता श्रेणी में मैंने आपको पढ़ाया था कि इस तरह की एक श्रेणी मिलती है जिसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व सबसे ऊपर होगा, यानी कि इसकी सक्रियता, इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी, सबसे अधिक क्रियाशील। और ये क्या है? बीच वाले बीच मध्यम क्रियाशीलता, और सबसे नीचे वाले की गोल्ड की सबसे कम क्रियाशीलता होगी। तो ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है। अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम है। तो यहाँ पर उसने दिया है धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर एक सूची बनाई गई, जिसे धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही, अवरोही का मतलब घटता क्रम, घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया। यह सूची सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यह मुख्यतः विस्थापन प्रयोगों पर आधारित है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सीरीज के, आपको ये सीरीज याद रखनी है। इसमें हम सक्रियता श्रेणी के उपयोग भी लिख सकते हैं। पहला उपयोग क्या है सक्रियता श्रेणी का? कि विभिन्न धातुओं की सक्रियता श्रेणी की तुलना करने में, अलग अलग धातु की सक्रियता श्रेणी की आप तुलना कर सकते हैं। और दूसरा, इस श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापन कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। इस श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है वे अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। तो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कौन कर देगी? जो आपके हाइड्रोजन के ऊपर पाई जाएंगी। अभी देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है
कि क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलों पर तांबा जम जाता है। मतलब अगर कॉपर सल्फेट का कोई घोल है, आपने कोई उसके अंदर लोहे की कील डाल दी, मतलब जो लोहा है वो किससे अभिक्रिया कर रहा है? कॉपर सल्फेट से। तो क्या कारण है कि डूबी हुई लोहे की कीलों पर तांबा जम जाता है? तो इसका कारण क्या है, तो ये बताना है। देखो सबसे पहले यहाँ आपको देखना है Fe और Cu, दो आपके पास धातु हैं, तो इनमें आपको देखना है कि कौन सी शक्तिशाली है, किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है। ये मैं आपको समझा चुका। तो जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी वो दूसरे वाले को वहाँ से हटा देगी। तो देखो आयरन और कॉपर में किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है? तो आयरन की क्रियाशीलता ज़्यादा है, मीन्स आयरन बड़ा है कॉपर से। आयरन की क्रियाशीलता किससे ज़्यादा है? कॉपर से। तो आयरन कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा और खुद इसके स्थान पर चला जाएगा, आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो इसी के कारण ऐसा होता है। तो पढ़ो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहा कॉपर से ऊपर स्थित है। लोहा किससे ऊपर है? कॉपर। कैसे देखोगे? देखो लोहा कहाँ है? लोहा ये रहा, और कॉपर कहाँ है? कॉपर ये रहा। तो कौन ऊपर है? लोहा। तो लोहा ज़्यादा स्ट्रोंग है किसकी तुलना में? कॉपर की। तो लोहा कॉपर को उसके सल्फेट विलयन से हटा देगा और हटाकर खुद उस पर काबिज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो यही कहा है उसने, से ऊपर स्थित है। अतः लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। तो लोहा अगर कॉपर में देखा जाए तो क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा है? लोहे की। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है। अतः लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर यह वाली अभिक्रिया होगी। ये मैं आपको बता चुका ऊपर। आगे पढ़िए। कॉपर के मुक्त हो जाने के कारण यह लोहे की कीलों पर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। तो यहाँ से आपका देखोगे कॉपर यहाँ आपको मिल गया, कॉपर मुक्त हो गया, ये कॉपर लोहे की कीलों पर क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि लोहे की कीलों पर क्या जम जाता है? कॉपर जम जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी सक्रिय श्रेणी के आधार पर आपको देना है। और क्वेश्चन है, आप और क्वेश्चन देखना। तांबा यानी कि कॉपर सिल्वर नाइट्रेट विलयन है, AgNO3 विलयन है। AgNO3 विलयन से सिल्वर विस्थापित करता है, किंतु इससे अगर आप अभिक्रिया करेंगे तो CuNO3 कॉपर नाइट्रेट बनेगा और Ag बाहर निकल जाएगा। इसका कहना यह है। किंतु सिल्वर, जो सिल्वर है, जिंक को जिंक नाइट्रेट विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता। जो सिल्वर है जिंक को जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3 से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता। कारण क्या है? इसका कारण क्या होगा कि कॉपर शक्तिशाली होगा सिल्वर से। कॉपर शक्तिशाली होगा सिल्वर से, इसलिए कॉपर ने सिल्वर को हटा दिया और खुद इसके स्थान पर आ गया। लेकिन यहाँ कहा है Ag, अगर Ag Zn को हटाना है तो Ag शक्तिशाली होना चाहिए Zn से। देखते हैं क्या ऐसा है? Ag और Zn, Ag कहाँ है? आप देखोगे कि जो Ag है ये Ag, और Zn कहाँ है? Zn आप देखोगे जिंक ऊपर है। तो जिंक शक्तिशाली है Ag से, मतलब Ag की क्रियाशीलता कम है। जब Ag की क्रियाशीलता कम है तो क्या ये जिंक को हटा पाएगा? आंसर है ये जिंक को नहीं हटा पाएगा। आंसर क्या है कि Ag जिंक को नहीं हटा पाएगा क्योंकि Ag की क्रियाशीलता कम है जिंक की तुलना में। इसलिए आप देखोगे कि Ag जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता। यही इसने दिया है, आप इसको पढ़ सकते हो। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक कॉपर से ऊपर स्थित है। तो जिंक कॉपर से ऊपर स्थित है इसलिए, तथा कॉपर सिल्वर से ऊपर स्थित है। अतः इन धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम क्या है? सबसे ज्यादा क्रियाशीलता जिंक, फिर कॉपर, और सबसे कम किसकी होगी? सिल्वर की सबसे कम है, इसलिए सिल्वर नहीं हटा पाएगा। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है। तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, तो ये पढ़ लेना जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न अभिक्रिया संभव है क्या? नहीं। आपको बताना है कि जिंक नाइट्रेट के विलयन में अगर आपने सिल्वर डाला तो सिल्वर नाइट्रेट बन सकता है और जिंक बाहर निकल सकती है। ऐसा कब होगा कि सिल्वर इसके स्थान पर आ जाए? ऐसा कब होगा? तो ऐसा तब होगा जब सिल्वर का स्थान ऊपर हो जिंक की तुलना में। मतलब जो सिल्वर है, Ag है,
उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा हो जिंक से। तो देखते हैं Ag और Zn में क्या डिफरेंस है। Ag और Zn, देखो Ag कहाँ है, ये रहा, Zn ये रहा। तो Ag और Zn में Zn ज़्यादा है, Zn की क्रियाशीलता ज़्यादा है, Zn बड़ा है किससे, Ag से। तो क्या हटा पाएगा इसको, नहीं हटा पाएगा। तो ये अभिक्रिया संभव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि Ag जो होता है, Ag उसकी क्रियाशीलता कम होती है, किसकी कंपेयर में, जिंक की कंपेयर में। इसलिए इस अभिक्रिया में से जिंक को नहीं हटा पाएगा कौन, सिल्वर। यही आपको लिखना है, ठीक है। फिर ये 2 क्वेश्चन है, इसमें भी आप देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की छड़ डालने पर विलयन का रंग, नीला रंग धीरे धीरे क्यों गायब हो जाता है, ये भी आप पढ़ सकते हो। इसका भी कारण सक्रियता श्रेणी है और इसका भी कारण क्या है, आपका सक्रियता श्रेणी है। CuSO4 Ag से कोई अभिक्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि कॉपर का स्थान क्या होता है, ऊपर होता है Ag से, इसलिए Ag कॉपर को नहीं हटा पाएगा। और दूसरा कॉपर प्लस AgNO3, इसमें कॉपर का स्थान ऊपर होता है Ag से, यही हमने कहा है, इसलिए ये अभिक्रिया पॉसिबल हो जाएगी। तो इस तरह से आपको अभिक्रिया दिखानी है कि कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कि भारत में पाए जाने वाले कुछ सामान्य अयस्क। तो कल मैंने आपको खनिज और अयस्क में अंतर बताया था। इनसे आप धातुओं को प्राप्त कर सकते हो आसानी से और कम खर्च पर। उन खनिजों को हम बोलते हैं अयस्क। उन खनिजों को क्या बोलते हैं, हम अयस्क बोलते हैं। तो आप देखोगे ये आपको नाम याद रखने हैं, पूछे जाते हैं ये। सबसे पहला है आयरन। आयरन का अयस्क का नाम होता है हीमेटाइड। क्या होता है, हीमेटाइड। इसका सूत्र होता है Fe2O3। दूसरा होता है अयस्क मैग्नेटाइड, इसका होता है Fe2O3 × FeO। और तीसरा होता है आपके पास आयरन पाइराइट, इसका होता है FeS2। ये फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं कि इसमें देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयरन के 2 अयस्क का नाम लिखिए, तो आप लिखोगे हेमेटाइड और मैग्नेटाइड। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो Fe3O4, Fe3O4, ये रहने दीजिए याद करने को, ये याद करिए, ठीक है। Fe3O4, Fe2O3 क्या है, हेमेटाइड, Fe3O4 क्या है, मैग्नेटाइड, और FeS2 क्या है, आयरन पाइराइट। तो पहला क्वेश्चन ये कहेगा कि आयरन के 2 अयस्कों के नाम लिखिए, तो आपको 2 अयस्कों के नाम और सूत्र लिखने पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन वो ये कहेगा कि हेमेटाइड का सूत्र लिखिए, तो जब वो हेमेटाइड का सूत्र पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा, हेमेटाइड का सूत्र होता है Fe2O3। वो कहेगा मैग्नेटाइड का सूत्र लिखिए, तो आपको लिखना होगा Fe3O4। वो कहेगा आयरन पाइराइट का सूत्र लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा FeS2, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अयस्क का नाम होता है बॉक्साइट, इसको हम बोलते हैं Al2O3। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, Al2O3 × 2S2, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये देखो आप, आयरन का जो अयस्क है वो बिहार और कर्नाटक में पाया जाएगा। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइट, वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और जम्मू में पाया जाता है भारत के अंदर। नेक्स्ट कैल्शियम। कैल्शियम का आप देखोगे, जो कैल्शियम है हमारे पास, कैल्शियम का अयस्क का नाम होता है जिप्सम। ये आपने पढ़ा भी है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2S2O, CaSO4 × 2S2O। और ये गुजरात, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू और कश्मीर में पाया जाएगा। उसके बाद लाइमस्टोन, जिसको आप चौक या संगमरमर बोलते हैं, इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। कौन, आपका कैल्शियम कार्बोनेट। और फ्लोरस्पार CaF2, ये बहुत पूछा जाता है कि फ्लोरस्पार किसका अयस्क है, तो फ्लोरस्पार का सूत्र याद कीजिए CaF2। तो इसमें दिख रहा है आपको Ca आ रहा है, तो Ca का मतलब कैल्शियम का। ये कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद जिंक। जिंक का अयस्क का नाम है जिंक ब्लेंडी, जिसको आप ZnS लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ZnS। और ये राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद कॉपर। कॉपर के अयस्क का नाम है कॉपर पाइराइट, इंपॉर्टेंट है, कॉपर पाइराइट, CuFeS2। कॉपर पाइराइट का सूत्र है CuFeS2। और मेलेकाइट CuCO3 × CuOH का होल ट्वाइस, CuCO3 × CuOH का होल ट्वाइस। और ये पाया जाता है आपका बिहार और मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से कॉपर के आपको 2 अयस्क याद रखने हैं,
कॉपर पाइराइट जिसका सूत्र होता है CuFeS2 और मैलेकाइट जिसका सूत्र होता है CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। इसके अतिरिक्त लेड जिसको आप पीबी से लिखते हैं उसका अयस्क का नाम होता है गैलेना और ये राजस्थान, बिहार और भारत में अधिक प्रचुरता में नहीं पाया जाता। तो लेड का आप देखोगे अयस्क का नाम होता है गैलेना। क्या होता है? गैलेना। तो इस तरह से आपको ये पूरी की पूरी टेबल याद रखनी है। इस टेबल में कोई सा भी अयस्क आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसका सूत्र पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि कैल्शियम के अयस्क का नाम लिखिए, या ये पूछा जा सकता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? अयस्क से धातु का निष्कर्षण किस तरह से किया जाता है, धातु कर्म का प्रक्रम पढ़ेंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक लेक्चर और आएगा इस चैप्टर का और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं नई क्लास में आपके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।